जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर कैपिटल बजटिंग के हवाले से है। सो लेट मी शेयर विद यू सम ऑफ द स्लाइड्स फर्स्ट, और देन हम कैपिटल बजटिंग के हवाले से बात करते हैं। अब कुछ हमने पहले बात की शॉर्ट टर्म डिसीजंस के हवाले से। तो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, वो इसी चीज़ पे बेस करता है that we need to compare cost with benefits. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही बुनियाद है जिस बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं। सबकी नज़र आ रही होगी, तो हम डिसाइड करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बुनियाद पे ही कंपेयर करते हैं हम फ्यूचर बेनिफिट्स को और कॉस्ट को, और उसकी बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं एज लॉन्ग एज बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट वी विल बी इन फेवर ऑफ दैट। और अगर बेनिफिट्स कम और कॉस्ट ज़्यादा है तो विल गो अगेंस्ट दैट, हम उस चीज़ के अगेंस्ट आएंगे। सो प्राइमरली अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं, जी अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का, तो यानी डिसीजन मेकिंग का, तो प्राइमरी डिसीजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन और लॉन्ग टर्म डिसीजन। वैसे तमाम डिसीजंस जिनका इम्पैक्ट एक साल पे मुहित हो, एक साल से बियॉन्ड ना जा रहा, उन्हें शॉर्ट टर्म डिसीजंस कहते हैं। और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, इन्हें आमतौर पर लॉन्ग टर्म डिसीजंस कहा जाता है, बिकॉज इनका इम्पैक्ट एक साल से ज़्यादा पे मुहित है। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब प्राइमरली इम्प्लीमेंट करने से पहले प्लान किया जाता है, तो प्लान करते हुए कुछ फंडामेंटल रूल्स एंड हैं जिनकी यानी जिनको बेस बनाते हुए ये सारी बात शुरू की जाती है। तो पहली बात जो मैंने अभी बताई थी वो ये थी कि डिसीजंस कोई भी हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, उनको चीज़ों को डिसाइड करने के लिए जो बैक एंड पे रूल है, बेसिक रूल, वो इसी प्रिंसिपल पे स्टैंड करता है कि एज लॉन्ग एज बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट यू विल गो इन फेवर ऑफ दैट। तो जो शॉर्ट टर्म डिसीजन है उसका जो सूरत हाल है वो ये है कि जितने बेनिफिट्स है, जितने कॉस्ट हैं, उनका इम्पैक्ट सिर्फ एक साल को मुहित है। मतलब ये है कि उससे मिलने वाले सारे बेनिफिट या उस पर लगने वाली सारी कॉस्ट विद इन 1 ईयर आइदर हो इनकर हो जाती है और आइदर रेवेन्यू रिकवर, बेनिफिट रिकवर हो जाता है। वेयर एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की जब बात करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस की, तो मतलब ये है कि जिनका इम्पैक्ट एक साल से बियॉन्ड जा रहा हो, तो इम्पैक्ट से मुराद उस पर लगने वाली कॉस्ट या उस पर उससे मिलने वाले बेनिफिट, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। लाइक जैसे गवर्नमेंट है, ये कुछ डैम्स बना रही है, अगर वो डैम बना रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम, वो डैम बनने में टाइम लगेगा, लेकिन डैम बनने के बाद उससे बेनिफिट भी लंबे अरसे में मिलेगा। सो बेनिफिट भी एक साल से बियॉन्ड जा रहा है और कॉस्ट भी एक साल से बियॉन्ड जा रही है। लाइक वाइज गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मोटरवेज या रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको बनने में टाइम लगता है एक साल से ज़्यादा, तो कॉस्ट भी एक साल से ज़्यादा अरसे में लग रही है और बेनिफिट भी एक साल से ज़्यादा अरसे में मिल रहे हैं हमें। सो लाइक वाइज अगर हम बात करें, ये सारे लॉन्ग टर्म डिसीजन है। जो शॉर्ट टर्म डिसीजन से पहले आपने देखे कि वो शॉर्ट कोई स्पेशल ऑर्डर मिला है उसको एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट करें, तो वो जो स्पेशल ऑर्डर मिल रहा है वो भी अभी मिल रहा है और उसके नतीजे में रेवेन्यू भी अभी हासिल होगा, और जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी अभी हासिल होंगे, वो एक साल से बियॉन्ड नहीं जाएंगे। सो लगने वाली कॉस्ट और मिलने वाले बेनिफिट्स तमाम के तमाम एक साल पे ही मुहित हैं, एक साल से बियॉन्ड नहीं जा रहे। मेक और बाय का फैसला करते हैं, पैसे अभी लगेंगे, फ्यूचर में तो नहीं लगेंगे। किसी सेल और प्रोसेस फर्दर का डिसीजन करते हैं, किसी प्रोडक्ट को एज इट इज सेल कर दें या फर्दर प्रोसेस करके सेल करें, तो फर्दर प्रोसेस करने में जो कॉस्ट लगनी है और फर्दर प्रोसेस करने के नतीजे में जो एडिशनल रेवेन्यू मिलना है, वो सारे का सारा इसी साल में मिलना है, एक साल से बियॉन्ड नहीं जाएगा। लेकिन जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, इन्हें लॉन्ग टर्म डिसीजन इसी बुनियाद पे कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट एक साल से ज़्यादा पे मुफीद है। मैंने जैसे भी दो मिसालें दी, गवर्नमेंट डैम्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। अगर हम कॉरपोरेशन की बात करें, कॉरपोरेशन कंपनीज को नया प्लांट ऐड कर लेती हैं, तो अगर कोई नया प्लांट ऐड करेंगे तो वो प्लांट नया ऐड करने का, एक नई फैक्ट्री बनाने का उसका टाइम लगेगा,
उस पर जो पैसे लग रहे हैं वो 1 साल से बियॉन्ड लग रहे हैं, लेकिन उससे मिलने वाला बेनिफिट भी 1 साल से बियॉन्ड मिलेगा। चले, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि फैक्ट्री हमने वेरी क्विकली इंस्टॉल कर ली 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन उस पे लगे पैसे आज, बेनिफिट 1 साल से बियॉन्ड मिलेगा। सो एनी ऑफ द थिंग्स, आइदर बोथ और एनी ऑफ वन बेनिफिट या कॉस्ट अगर 1 साल से ज़्यादा हुई तो उसे हम कैपिटल डिसीजंस या कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन या लॉन्ग टर्म डिसीजंस के नाम से जानते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का जो प्रोसेस होता है, वो एक खास तरीका कार है जिसके जरिए से वो सारा प्रोसेस इनिशिएट हो गया। इनफैक्ट देखें, ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल तब ही अचीव होगा जब एवरीवन is doing something, when everyone is playing his or her role to achieve the organization's profits. So अगर डिविजनल मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एवरी डिविजनल मैनेजर, एवरी पर्सन who is responsible to do so will be asked to bring in the proposals, जिसके नतीजे में हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हम वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाला गोल अचीव कर सकें। सो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाला गोल अगर हम अचीव करना चाह रहे हैं तो वो अचीव करने के लिए ऑब्वियसली नहीं, तो वो डिसीजंस है, मैं बता रहा था कि एवरी सेगमेंट मैनेजर और एवरी डिवीजन मैनेजर इज बीइंग आस्क्ड टू ब्रिंग इन द प्रपोजल्स। वो प्रपोजल लाएंगे, उन प्रपोजल्स की बुनियाद पे, उन प्रपोजल्स को मद्देनजर रखते हुए ही कुछ स्क्रीनिंग का प्रोसेस होगा। वो हर सेगमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, एचआर के लोग हैं, एवरीवन विल बी आस्क्ड टू ब्रिंग इन द प्रपोजल, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मैनेजर प्रपोजल्स लाएंगे, प्रपोजल्स फॉर द प्रोजेक्ट्स आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। जो प्रपोजल आएंगी फिर उनको कहीं स्क्रीन भी किया जाएगा, एवेल्युएट भी किया जाएगा। तमाम की तमाम प्रपोजल्स मे बी ऑफ वर्ड मे नॉट बी वर्थ वाइल, तमाम के तमाम प्रपोजल हो सकता है वर्दी ऑफ फंडिंग ना हो। तो पहले तो शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कौन सी प्रपोजल्स ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल हैं, उनको ऑप्ट किया जाएगा। तो प्रपोजल को स्क्रीन किया जाएगा, बट उनको स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए जो रूल्स हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो फेयर हों, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने में हेल्प भी मिल रही हो। वो क्या रूल्स हैं वो भी बात करते हैं, बट अगर बेस्ड अपॉन दोज रूल्स, बेस्ड अपॉन दोज टेक्निक्स, अगर प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर लिया जाए तो फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिसाइड किया जाता है विच प्रोजेक्ट इज वर्दी ऑफ फंडिंग, और फाइनली और कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कैपिटल बजट को अप्रूव करते हैं। तो ये जो अभी मैंने बात की कि वो क्राइटेरिया असेसमेंट का जिसकी बुनियाद पे प्रपोजल को ये सेकंड नंबर पर स्क्रीन किया जा रहा होगा, वो क्राइटेरिया या वो प्रोसेस क्या होगा, वो कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्निक एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, इसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, और दूसरा कैश पे बैक पीरियड या पे बैक पीरियड भी कहलाता है। और इसके बाद अगली टेक्निक्स जिसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कहते हैं, जिसमें discounted payback period, net present value method, or internal rate of return method. Now we'll be talking about one by one about these methods. सबसे पहला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। दिस इज सिंपलेस्ट मेथड, सादा सा तरीका है कि कोई भी पर्सन, अगर हम इंडिविजुअल की भी बात करें, वो किसी भी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करता है तो पर्पज उसका कुछ प्रॉफिट कमाना होता है। तो हम यही देखना चाहते हैं कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके नतीजे में हमें कितनी कमाई हो रही है, हम कितना उसके नतीजे में जनरेट कर रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्युएट करना चाहते हैं, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्युएट करने के लिए हम तरीकाकार क्या है कि जो एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट,
उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं तो दिस विल कम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। इनफैक्ट बात ये है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, जैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नया प्लांट लगा लें, तो उस प्लांट लगाने के उस प्लांट के अंदर से करेंसी नोट्स नहीं निकलना शुरू होंगे, बल्कि वो प्लांट लगाएंगे, वो प्लांट प्रोडक्शन होगी, उस पर पैसे लगेंगे, उस प्रोडक्शन को सेल करेंगे, सेल करके रेवेन्यू हासिल होगा। तो इसका मतलब रेवेन्यू भी हासिल होगा, कॉस्ट भी इनकर होगी, उस रेवेन्यू और कॉस्ट का नेट जो है वो नेट प्रॉफिट है। तो वो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्राइमरली वो हम बनाएंगे। उस प्रॉफिट के नतीजे में वो प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग सम मनी, तो उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से। तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, इसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। एक एग्जांपल आपके सामने, द रीनो कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 130,000। The new equipment is expected to last 5 years and have zero salvage value at the end of its useful life. Reno uses straight line method of depreciation. और उसके नतीजे में अगर ये प्लांट इक्विपमेंट लगा लिया जाए तो होगा क्या कि कंपनी को सेल्स जनरेट होगी 200,000 की, कंपनी के कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो इनकर हो रहे हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 132,000 की एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की गई है दैट 130,000 की कॉस्ट है, लाइफ 5 साल है, तो 130,000 जीरो सॉल्वेज वैल्यू 5 से डिवाइड कर ले तो पर ईयर डेप्रीसिएशन इज 26,000। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो चीज़ें बनाई हैं उनको बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट भी इनकर होगी। इन तीनों चीज़ों को अगर हम ऐड कर लें तो टोटल कॉस्ट हमारी 180 की है। 200,000 हमारा रेवेन्यू हुआ, तो 200,000 माइनस 180 डिवाइडेड -180, 20,000 बचा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस पर टैक्स अप्लाई होगा, और टैक्स अप्लाई होने के बाद हमारा प्रॉफिट जो है वो 13,000 है, राइट। तो ये 13,000 का जो प्रॉफिट है ये हर साल जनरेट होगा। अगर ये 5 साल कंसेक्यूटिव 5 साल लाइफ है जनरेट हो, तो हम 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करके दोबारा 5 से डिवाइड करें तो एवरेज प्रॉफिट यही बनेगा 13,000। सो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा, वो जो तरीकाकार बताया गया था वो ये था कि एवरेज प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने 13,000। अब अगर एवरेज इनकम की एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट की जो ओपनिंग वैल्यू है उसमें क्लोजिंग वैल्यू ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर लें तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट बनेगा। ओपनिंग वैल्यू से मुराद जितने का आपने ये इक्विपमेंट खरीदा, अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू है तो वो उस इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू है। डाटा ये बता रहा है देयर इज नो क्लोजिंग वैल्यू बिकॉज जीरो सॉल्वेज वैल्यू बताई गई है। तो 130,000 प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 2, 65,000 विल बी आर एवरेज इन्वेस्टमेंट। और हमारा एवरेज प्रॉफिट 13,000 है, सो 13,000 डिवाइड बाई 65,000 परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, दैट इज 20%। तो ये 20% अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। सो हमारा डिसीजन इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या होना, ये प्रपोजल हमने स्क्रीन किया, ये प्रोजेक्ट हमें 20% रिटर्न दे रहा है। हमें कंपेयर करना है इस प्रोजेक्ट के रिटर्न को बाकी रिटर्न्स के साथ जो हमें किसी और जगह से मिल रहे हैं। और लेट्स अज्यूम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हम कोई और काम नहीं कर रहे, बट ये पैसा अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें, वी कैन पुट दिस मनी इनटू बैंक। और अगर हम ये पैसे बैंक में रख दें तो बैंक से हमें 20% से ज़्यादा अगर मिल रहा है, तो शायद हमारे लिए ज़्यादा वर्थ वाइल है कि हम वो पैसे बैंक में रखें रादर कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो बैंक पे रखना शायद हो सकता है हमारे लिए ज़्यादा सूदमंद हो। तो इसीलिए डिसीजन रूल लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल इफ इट्स रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन मैनेजमेंट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो वट एवर इज द मैनेजमेंट विश, वो बैंक का रेट हो सकता है, वो हमारा अपना कोई थ्रेश होल्ड हो सकता है। तो जो भी थ्रेश होल्ड सेट किया हो, अगर ये रेट इस प्रोजेक्ट से जो रिटर्न मिल रहा है वो उससे ज़्यादा है तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरीके से ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की एक और एग्जांपल है। कंपनी इज कंसिडरिंग एडिंग अनदर मशीन जिसकी कॉस्ट 9 लाख है। इट वुड हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 ईयर विद जीरो सॉल्वेज वैल्यू, और 4 लाख का इसके नतीजे में रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन इज 190,000। तो 4 लाख में से 190 अगर सिर्फ माइनस कर लें तो 210,000 बनता है। हम इसमें से डेप्रीसिएशन भी माइनस करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रीसिएशन का, लाइफ 6 साल है, 9 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, 6 कर लें, 150,000 ईच ईयर डेप्रीसिएशन है। तो अगर 4 लाख में से 1,90,000 भी निकाल दें और 1.5 लाख की डेप्रीसिएशन भी निकाल दें तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ये यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन ये है माइनस कर लें तो 60,000 का हमारा एवरेज एनुअल नेट इनकम बनता है।
एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जीरो सॉल्वेज वैल्यू, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें, एवरेज इन्वेस्टमेंट 450 है। नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न बना है वो 13.3% है। डिसीजन रूल हमें बताया गया था कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल तब होगा जब ये मैनेजमेंट के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा जनरेट कर रहा हो, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 9%, जबकि जो हम जनरेट कर रहे हैं दिस इज मोर देन दैट, ये उससे ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं 13.3%। तो प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है बिकॉज वी आर अर्निंग मोर एज कम्पेयर टू द मैनेजमेंट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो आम तौर पर ये पहला तरीका कार है जिसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, लेकिन आमतौर पर जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करते हैं तो जो प्रेफर्ड तरीका कार है वो प्रॉफिट्स नहीं है बल्कि कैश फ्लोज हैं। बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाते हैं तो पैसा आपकी जेब से आउट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और उसके नतीजे में आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इनफ्लोज क्या मिलेंगे, तो दैट इज मच इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए कैश फ्लो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे डिसाइड किया जाता है। तो बेस्ड अपॉन दिस जो अगला मेथड डेवलप हुआ उसे हम कैश पे बैक पीरियड कहते हैं। ये पे बैक पीरियड टेक्निक ये आइडेंटिफाई करती है दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट बैक योर इन्वेस्टेड मनी। आप अपने लगाए हुए पैसे जो आउटफ्लो किया उसको कितने अरसे में गेट बैक कर लेंगे, हाँ रिटर्न कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो जो पहला मेथड है उसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस बनाया गया, बट पहले मेथड के बाद जितने भी मेथड्स आ रहे हैं इन तमाम में जो बेस है वो कैश फ्लोज होगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टेबल कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 130,000 इन न्यू इक्विपमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 130,000 की है, 10 लाइफ है, एनुअल कैश फ्लोज जो हैं वो कस्टमर से जो मिलेंगे वो 200,000 के हैं, और जो आउटफ्लोज होंगे वो 176,000 के हैं। सो 200,000 माइनस 176,000 माइनस कर लें तो 24,000 बनेगा। सो 24,000 इज योर नेट एनुअल कैश फ्लो। नेट एनुअल कैश फ्लो जो है ये 24,000 का हो रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट 1,30,000 की है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट बैक आवर मनी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को एवरेज कैश फ्लो से, एनुअल कैश फ्लो से डिवाइड कर दें तो हमें पे बैक पीरियड मिल सकता है 5.42 ईयर्स। लेकिन ये शॉर्टकट है और ये शॉर्टकट तब अप्लाई किया जा सकता है जब हर साल कैश फ्लो सेम हो। तो ये लाजिम नहीं है कि फ्यूचर में हर पीरियड के अंदर एक जितनी सेल हो और एक जितने पैसे मिले और एक जितने एक्सपेंसेस हो, ये तो वेरी भी कर सकती हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय डूइंग दिस वे कि हमारे जो नेट एनुअल कैश फ्लोज हैं प्रोजेक्ट के वो 1 2 3 4 5 ईयर्स लाइफ है। इन्वेस्टमेंट 3 लाख की है, पहले साल में 60,000, फिर 90, फिर 90, फिर 120,000, फिर 100,000 मिल रहा है। हम क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लोज कैल का एक कॉलम बनाएंगे इसके पैरेलल। पहले साल के एंड पे 60 मिला तो टोटल 60,000 हो गया, अगले साल 90 मिला, 90 और 60 150,000, 150,000 में 90 और मिल गया तो 240,000, एंड देन 120 और मिला तो 360,000। हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है इन बिटवीन 3 and 4 ईयर्स। 3 सालों में 2,40,000 हमें मिल गया वापस, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट 3 लाख की है तो 3 लाख में से 2,40,000 निकाल लें, बाकी 60,000 की इन्वेस्टमेंट है विच इज स्टिल टू बी रिकवर्ड इन द फोर्थ ईयर। और इन फोर्थ ईयर टोटल 120,000 रिकवर होगा पूरे साल में। तो अगर हम 60,000 की बात करें तो दैट आइडियली इट कुड बी रिकवर्ड इन 0.5 ईयर्स, हाफ ईयर के अंदर। कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है कि जो रिमेनिंग कैश फ्लो है जो कि 60,000 है उसको अगले साल के मिलने वाले कैश फ्लो पूरे से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर आप पता कर सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन दिस हमारा पे बैक पीरियड जो है वो 3.5 ईयर्स है। सो पे बैक पीरियड इज येट अनदर वे। तरीकाकार रूल ये बताता है पे बैक में कि शॉर्टर द पे बैक मोर अट्रैक्टिव विल बी द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जितना क्विक पे बैक होगा इसका मतलब आपने अपने लगाए हुए पैसे रिकवर कर लिए हैं, और अब इसके बाद वट एवर यू आर अर्निंग इज ओवर एंड अबव, जो भी आप इससे ज़्यादा ओवर एंड अबव अर्न कर रहे हैं वो सारे का सारा आपका प्रॉफिट ही है, वो सारे का सारा आपकी जेब में ही जाएगा। और जो ओवर एंड अबव प्रॉफिट है आप उसको आइडियली कंसिडर करेंगे, वो आइडियली जो आपका ओवर एंड अबव प्रॉफिट है वही आपके लिए सरप्लस के तौर पे काउंट होगा।
ये कैश पे बैक पीरियड है। बस इस पे बैक पीरियड के अंदर एक मसला आया, और वो मसला ये है, दो प्रॉब्लम मसले हैं। एक तो पहला मसला ये है कि ये कैश फ्लो जो आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं, ये इग्नोर कर रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल को। जो फ्यूचर में पैसे मिल रहे हैं उनकी आज वर्थ ये नहीं है, और उसकी आज ना वर्थ ये होने की वजह टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रिंसिपल है। तो लेट मी शो यू समथिंग अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल। जी, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, वी नो दैट रिसीविंग रुपी वन टुडे इज वर्थ मोर देन इन द फ्यूचर। पर इसकी वजह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है प्राइमरली, बिकॉज अगर वो पैसा आपको आज मिल जाए तो आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। बट वो पैसे अगर आप नहीं आज रिसीव कर रहे, तो आप वो पैसे जो अर्न कर सकते थे, यू आर लूजिंग दैट, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनफैक्ट वो इंटरेस्ट है। अगर वो पैसा आज आपको मिला होता, यू कुड हैव इन्वेस्टेड दैट इन बैंक, और बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद आप उससे जो कुछ जनरेट कर सकते थे, वो यू आर अनएबल टू जनरेट दैट राइट नाउ। आप उसको अभी जनरेट नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे, ड्यू टू दिस फंडामेंटल रीजन दैट यू आर नॉट रिसीविंग दैट मनी राइट नाउ। सो अगर हमें वो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता चल जाए, तो हम आज के पैसे की कल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे फ्यूचर वैल्यू का प्रिंसिपल कहते हैं। ट्रांसलेट रुपी वन टुडे इनटू द इक्विवेलेंट इन द फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। वेयर एज हम कल के पैसे को आज के पैसे में ट्रांसलेट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं और फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। तो अगर हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो एक बेसिक उसूल है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये स्टैटिस मैथमेटिकल तरीका कह रहा है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन नंबर ऑफ पीरियड्स। या टेबल यूज कर लें, या प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वन प्लस आई रेज टू पावर एन। तो आप वन प्लस आई रेज टू पावर एन, ये 6% रेट है, आप इसकी वैल्यू फ्यूचर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यू कैन डू फॉर एनीथिंग। इसी को बेस बनाते हुए दैट प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आई रेज टू पावर एन की जब बात करें, अगर हम इसी इक्वेशन को रीट्रांसलेट कर लें, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आई रेज टू पावर एन। ये इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। इट कुड बी रिटन लाइक दिस वे। जी, it could be written like this way: present value is equal to future value over 1 plus I raised to power n। इसे फ्यूचर वैल्यू इनटू वन प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन भी कहा जा सकता है मैथमेटिकली। ये टेबल से देखना चाहें, टेबल बने हुए हैं प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यूज के। तो प्रेजेंट वैल्यू पी वी आई एफ स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ पीरियड्स। तो जितने अरसे के लिए आप इन्वेस्ट करें, आइदर यू कैन यूज द टेबल और आइदर यू कैन सॉल्व इट थ्रू कैलकुलेटर। तो ये बात हमें समझ आती है, लाइक ये मेंशन किया गया कि 100 रुपये आपको मिलेगा 5 years फ्रॉम नाउ, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट। ये पैसा जो आपको 105 साल के बाद मिलना है, उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहें, तो कुछ इस तरह से निकलेगी: 100 डिवाइडेड बाय 1.06 की पावर 5, या 100 इंटू 1.06 रेज टू पावर -5। तो अगर हम वो कैलकुलेट करते हैं, तो विल बिकम 74.73। इसका मतलब वो पैसे जो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 100 रुपये, उसकी आज वर्थ जस्ट 74 रुपीज़ है। लाइक वाइज अगर 1000 रुपये आपको 15 साल के बाद मिले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट 7% है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो ये कुछ यूँ होगा: फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ पीरियड। या तो हम टेबल से देख सकते हैं, या टेबल से देखने के अलावा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटर। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आई रेज टू पावर एन, या फ्यूचर वैल्यू इनटू वन प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। तो 1.07 की पावर -15 ले लें, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 362 रुपये बनते हैं। इसका मतलब अगर साल आपको
15 साल के बाद 1,000 रुपया मिलना है तो उसकी जस्ट वर्थ 362 रुपीज है। सो ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो पैसे आपको फ्यूचर में मिलने हैं उनकी वर्थ उतनी नहीं है। अगर वर्थ उतनी नहीं है तो फिर इस सूरत हाल में जो हमने अभी देखा कि जो ये पे बैक पीरियड हमने निकाला था, ये 3.5 साल में पे बैक हो जाएगा, तो प्रॉबेबली ये 3.5 साल में पे बैक होने की बजाय इट विल टेक मोर लॉन्ग रादर, बिकॉज जो पैसे आपको मिल रहे हैं ये 60,000, 90,000, फ्यूचर 1,000, ये 90,000 वगैरह, ये तो फ्यूचर में मिल रहे हैं। और इनकी आज वर्थ उतनी नहीं है जो वर्थ हमें बताई जा रही है एट द मोमेंट। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो बेस्ड अपॉन दिस जो अगले मेथड डेवलप हुए इन्हें डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कहा जाता है। इन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के अंदर जो जनरली recognized as the best approach considered both estimate and total cash inflows and time value of money, इसमें तीन तरीकाकार हैं। एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, एक डिस्काउंटेड जी एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है और एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से मुराद जो पैसे फ्यूचर में मिलने हैं आप उन तमाम की पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालें और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर आप उस चीज़ को कैलकुलेट करें। लेट मी शो इट टू यू। नेट पहले यही वाला जो क्वेश्चन है इसी की इंफॉर्मेशन को लेट मी टेक दिस टू राइट। ओके, सो दिस इज इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे अच्छा सॉरी, लेट मी शेयर द रेलेवेंट फाइल बिकॉज मैंने एक्सेल फाइल पे मूव कर गया हूँ। ओके, सो ये फाइल आपके सामने है, ये वहाँ से इंफॉर्मेशन मैंने ली है। तो लाइक ये हमारे कैश फ्लोज हैं। लेट मी राइट इट ओवर है, ईयर 1 2 3 4 5, राइट। ये हमारे कैश फ्लोज हैं जो हमें बताए गए हैं। मेंशनिंग है 60,000, 90,000, 90,000, and then 120,000 and then 100,000, राइट। ये कैश फ्लोज हैं सारे के सारे। इन कैश फ्लोज को हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कह रहे थे, बट बिफोर दैट नाउ वी नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बुनियाद पे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे और बेस्ड अपॉन दैट हम क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं एब्रीवेशन लिख देता हूँ। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने ये कैलकुलेट करना है तो ठीक है जी। तो पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए और वो आए रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो लेट्स अज्यूम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। ठीक, तो जो फैक्टर निकालने का तरीका कार था वो ये था 1/1 + i रेज टू पावर n या 1/1 + i रेज टू पावर -n। तो मैं 1/1.06 करता हूँ, पावर 1 है तो पावर मैं लिख नहीं रहा। ये 0.94 बनता है। आप इसको मिनिमम 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे, तो लेट मी राउंड इट टू मिनिमम 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट जी। ओके, सो ठीक है जी।
अब ये अगले साल का फैक्टर मैंने लेना है, तो अगले साल का फैक्टर लेने के लिए ये किया जा सकता है वन, वो जो ऊपर वाला फैक्टर है, चूंकि उसको एक दफ़ा डिवाइड कर लिया है 1 + i से, अगर इसको एक और दफ़ा 1.06 यानी 1 + i से डिवाइड कर देंगे तो दूसरे लफ्ज़ों में इसकी पावर 2 हो जाएगी। सो इससे अगली को डिवाइड करने के लिए, सॉरी, 1.06 से डिवाइड कर दें। इससे अगली दफ़ा के लिए जो इससे प्रीवियस साल का फैक्टर है, इसको 1.06 से एक और दफ़ा डिवाइड कर दें। तो लाइकवाइज अगर हम ये करते जाएंगे, ये वैल्यूज़ हमें इस तरीके से मिल जाएंगे। ये वैल्यूज़ वेरीफाइबल हैं फ्रॉम द टेबल एज वेल, हम इसको टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अगर कैलकुलेट करें, 60,000 इंटू 0.9434, 56,604, यानी जो पैसा एक साल के बाद 60,000 मिलना है, उसकी वर्थ अभी जो है वो सिर्फ 56,000 है। तो लाइक वाइज ये अगले सालों की प्रेजेंट वैल्यूज हैं। और अगर हम क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कैलकुलेट करना चाहें, तो जो पिछले साल का कैश फ्लो है उसमें अगले साल का ऐड कर देते हैं, 136 हो गया, फिर 212 हो गया, फिर अगले साल का ऐड कर लें तो 307 हो गया। तो आपका पे बैक अभी भी तीसरे और चौथे साल के दरमियान में हो रहा है, लेकिन अब वो 3.5 ईयर्स में नहीं हो रहा। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको एग्जैक्टली? तरीकाकार ये है, जितना मिनिमम है 3 ईयर्स, प्लस इसमें करेंगे जितना आपका रिमेनिंग अमाउंट रहता है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रहता है वो कैलकुलेट कर लें। 2,12,269 पहले आपका रिकवर हो गया है। तो 2,12,269 को आप 3 लाख से माइनस कर लें, तो आपकी रिमेनिंग जो रिकवरी है वो आपको पता लग जाएगी। मीन 2,12,269 माइनस आप करेंगे इसमें से 3 लाख, 3 लाख में से इसको माइनस कर लें, तो 87,731 बनता है ये। 87,731 डिवाइडेड बाय अगले पूरे साल में जो मिलना है आपको वो 95,000 है। सो 95,051, तो आप इसको डिवाइड कर लें 95,051 के साथ, तो जो आपके पास प्रॉबेबली फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 3.92 ईयर्स। तो आपका पे बैक असल में 3.5 ईयर्स की बजाय 3.92 ईयर्स में हो रहा है। ये मैंने 6% पे लिया। आई कैन टेक इट एट लाइक हमारा इंटरेस्ट रेट अगर 8% है, तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टर लेने पड़ेंगे टेबल से, या खुद सॉल्व करना पड़ेगा 1.08 पे। तो यानी 8% पे अगर मैं इसको 8% पे सॉल्व करूं, तो मेरे सामने जो सिचुएशन बनती है कि तीसरे चौथे साल में भी पैसे पूरे नहीं हुए, बल्कि चौथे और पांचवें के दरमियान पूरे हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे I'll take 4 ईयर्स, और जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी 392 हो गया, बाकी तकरीबन 7,000 कुछ पैसे बनते हैं। यानी अगर मैं 3 लाख में से ये माइनस कर दूं, तो जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट है वो 7,635 है। तो 7,635 डिवाइडेड बाय अगले साल में, पूरे साल में जितना मिलना है उससे डिवाइड कर लूँ, वो 68,058 है। सो जो पे बैक निकलेगा, अगर मैं आपके सामने कैलकुलेट यहाँ पे करूँ, तो दिस वन डिवाइडेड बाय 68, ये 0.11 है। तो दूसरे लफ्जों में जो आपका आंसर होगा वो 4.11 ईयर्स होगा, ये आपका पे बैक होगा। So this was yet another method, payback period, discounted payback period. इस मेथड में एक फ्लॉग ऑफ payback period को ओवरकम किया गया, बिकॉज payback period मेथड के अंदर ये मसला था कि जो पैसे मिलने हैं आपको फ्यूचर में, आप उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ख्याल नहीं रख रहे, बिकॉज जो पैसे फ्यूचर में मिल रहे हैं उनकी आज वर्थ उतनी नहीं है। तो दूसरा एस्पेक्ट है इसके अंदर, वो ये है कि रूल आपने पढ़ा है, शॉर्टर द पे बैक मोर अट्रैक्टिव विल बी द इन्वेस्टमेंट। व्हाट इफ के दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों की जो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके कैश फ्लोज कुछ यूं हैं। लाइक मैं आपके सामने रखता हूँ, ए प्रोजेक्ट है और बी प्रोजेक्ट है, और दोनों के कैश फ्लोज ये आपके सामने लिखे हैं मैंने। लेट्स अज्यूम दीज आर द कैश फ्लोज। तो अगर हम पे बैक पीरियड निकालें, तो दोनों प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है
वो 3.5 ईयर्स बन रहा है, बिकॉज पहले 4 सालों के कैश फ्लो सेम है। अगर हम पे बैक पीरियड को बेस बनाए तो उसका ये फ्लॉ नज़र आ रहा है कि ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे लिए इक्वली एक्सेप्टेबल बन रहे हैं, ये इक्वली एक्सेप्टेबल लग रहे हैं, लेकिन असल में अगर हम पे बैक पीरियड को बेस बनाए तो हम इस चीज़ को इग्नोर करे जा रहे हैं कि व्हाट वी विल बी एबल टू गेट आफ्टर द पे बैक। वंस पे बैक हो गया तो पे बैक हो जाने के बाद जो हमें मिलेगा हमारे लिए तो वो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सो वी आर इग्नोरिंग द कैश फ्लोज ओवर द लाइफ टाइम, जो पूरे लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट में कैश फ्लोज हो रहे हैं हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसकी बुनियाद पे अगला मेथड डेवलप हुआ जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहा गया, और उस मेथड के अकॉर्डिंगली व्हाट यू नीड टू डू, you need to calculate the total present value of all cash flows, और उसमें से आपको माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो जो रिजल्ट होगा उसका नाम होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, ये हमने ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है। इन तमाम का सम ले लें, मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। सो सम ऑफ ऑल कैश फ्लोज, ये सारे कैश फ्लोज हैं, इनका सम 360,423 है, एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 300,000। सो माइनस कर लें इसमें से, सो माइनस कर लें 360 में से 300,000, तो net present value is 60,423. So this value is positive. If the net present value is positive, it means you are getting net benefit, because future में जो पैसे मिल रहे हैं उन तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा, और उसके बदले में जो आपने पैसे लगाने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कम है। तो दिस मीन्स यू आर इन फैक्ट जनरेटिंग मोर मनी बाय इन्वेस्टिंग लेस अमाउंट। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपके लिए प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। जी, तो ये डिस्काउंटेड पे बैक मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया ना, दिस इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में स्टेप्स बताए गए हैं, कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। मैंने आपके सामने उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली एंड देन कंपेयर्ड विद द कैपिटल आउटले रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट, उसके लिए जो कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे करते हैं, एंड प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल। कब एक्सेप्टेबल होगा? व्हेन एनपीवी इज जीरो और पॉजिटिव, जब जीरो होगी या पॉजिटिव एनपीवी होगी। पॉजिटिव बाजू का जीरो प्रॉफिट पे भी प्रोजेक्ट्स हमारे लिए हम उनको कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दे मे बी गोइंग टू प्रोवाइड अस सम बेनिफिट। प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल व्हेन एनपीवी इज जीरो और पॉजिटिव। हायर द पॉजिटिव एनपीवी, द मोर अट्रैक्टिव विल बी द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होगी अगर पॉजिटिव एनपीवी है, अगर नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज द रूल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोस इज कंपेयर्ड विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, और अगर नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया जा सकता है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है जिसके लिए 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और ये एनुअल कैश फ्लोज है 1 से लेके 10 ईयर्स तक। डिस्काउंट फैक्टर 12% है, तो ये 12% का आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, टेबल से ले लें। ये प्रेजेंट वैल्यूज निकाली गई है, 144 बनती है। 144 में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें 130, तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज गिविंग पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू।